Hi everyone, welcome you all. Our today's topic is the Laplace transform of periodic function. So in this topic, we will discuss the evaluation of Laplace transformation of function f of t, where this f of t is a periodic function. It is a periodic function. So the formula or the definition to obtain the Laplace transformation of periodic function is given here. So let f of t is a periodic function with period t. अगर आपके पास एक फंक्शन है f of t जो कि periodic है, वे periodic मतलब क्या है, तो ये हम देखेंगे कि what is mean by periodic function, और आपका हुआ भी है, ये फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा भी होगा कि what is mean by periodic function. और periodic function है तो उसका एक period भी रहेगा. Suppose capital T is a period of that function, then the Laplace transformation of that periodic function is given by this formula. Integration 0 to e to the power minus st f of t dt. अगर आप ये टर्म ऑब्जर्व करेंगे तो जो लाप्लास की डेफिनेशन है उसी टाइप में ये टर्म है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस st f of t dt. लेकिन डेफिनेशन जब है वहां पे जो लिमिट है वो 0 टू इन्फिनिटी है और यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 टू t है. तो इनिशियल लिमिट तो 0 ही है, लेकिन अपर लिमिट कौन सी है, जितना अपना पीरियड है मतलब t है. और जो डिनोमिनेटर में वो टर्म है वो है 1 माइनस e टू द पावर माइनस st वेयर t इज अ पीरियड. यहाँ पे 2t है, इसलिए कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. जो कैपिटल T है जो कि पीरियड है वो कांस्टेंट है, और जो स्मॉल t है जो फंक्शन का वेरिएबल है और जिस with respect to that we have to taken the integration of that term. So इसीलिए जो स्मॉल t है वो फंक्शन है, वेरिएबल है, और जो कैपिटल T है वो कांस्टेंट है. और यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ न्यूमरेटर का है, डिनोमिनेटर की टर्म जो भी है वो सेम है. तो अभी लेकिन ये फार्मूला आपको कब यूज करना है, ये फार्मूला आपको तभी यूज करना है जब आपका फंक्शन क्या रहेगा, पीरियोडिक फंक्शन. तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय पीरियोडिक फंक्शन. पीरियोडिक फंक्शन मतलब होता क्या है. तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन की वैल्यू आपको कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होती है, मतलब द फंक्शन whose value repeat itself after some regular interval. तो अगर कुछ इंटरवल के बाद किसी फंक्शन की वैल्यू रिपीट होती है तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे पीरियोडिक फंक्शन. जैसे कि अगर मुझे कोई वैल्यू निकालना है, सपोज अगर मैं साइन वैल्यूज अगर कंसीडर करता हूँ, तो मुझे अगर साइन 0 की वैल्यू चाहिए तो ये 0 होगा. साइन 2 पाई अगर निकालूंगा मैं तो वो भी 0 होगा. साइन 4 पाई निकालूंगा तो भी 0 होगा. साइन 6 पाई निकालूंगा तो भी 0 होगा, अप टू सो ऑन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फंक्शन जो वैल्यू दे रहा है वो एक ही वैल्यू दे रहा है, 0. कहाँ पर, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे और 6 पाई पे. तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस है ट्वाइस पाई. अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो भी डिफरेंस है ट्वाइस पाई. यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, ट्वाइस पाई, और ये कंटिन्यू चलते जाएगा. मतलब अगर आपको किसी फंक्शन को आप ट्वाइस पाई से चेंज करते हो, मतलब 0 प्लस ट्वाइस पाई, ट्वाइस पाई प्लस ट्वाइस पाई, 4 पाई प्लस ट्वाइस पाई, तो आपको फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी, वही वैल्यू मिलेगी. मतलब फंक्शन रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ इंटरवल ऑफ ट्वाइस पाई. ट्वाइस पाई का इंटरवल से ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है. इसीलिए जो साइन एक्स है उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक फंक्शन. और जो इसका डिफरेंस है, मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ट्वाइस पाई, यहाँ पे भी ट्वाइस पाई, ये तो थ्रू सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी ट्वाइस पाई. तो ये जो ट्वाइस पाई है इसको बोलते हैं हम पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. ट्वाइस पाई को क्या बोलते हैं हम, पीरियड ऑफ दैट फंक्शन. तो इसीलिए पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा कि जो फंक्शन रिपीट होगा उसको बोलेंगे हम पीरियोडिक फंक्शन, और जो पीरियड है उसको बोलेंगे इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड टी. सिमिलरली अगर मैंने दूसरा एग्जांपल लिया तो कॉस का एग्जांपल ले सकते हैं हम. कॉस 0 कितना होगा, 1 होगा. कॉस 2 पाई कितना होगा, अगेन 1 होगा. कॉस 4 पाई भी कितना होगा, 1 ही होगा. अगेन कॉस 6 पाई लेंगे तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा.
तो अगर आप देख रहे हैं कि cos की जो वैल्यू है ना वो रिपीट हो रही है, मतलब cos x की हर बार वैल्यू क्या मिली मुझे 1। किस लिए? जब x 0 है, ट्वाइस पाई है, 4 पाई है, मतलब इसमें भी डिफरेंस देखिए आप, ट्वाइस पाई, इसमें भी डिफरेंस ट्वाइस पाई, इसमें भी डिफरेंस कितना है, ट्वाइस पाई। मतलब ट्वाइस पाई के इंटरवल से अगर मैं चेंज करता हूँ एंगल, तो मुझे cos का फंक्शन भी क्या देगा, सेम वैल्यू देगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, cos x भी पीरियोडिक फंक्शन है, और पीरियड कितना है इसका, अगेन ट्वाइस पाई। तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है, जो फंक्शन वही वैल्यू रिपीट करता है कुछ इंटरवल के बाद, और वो सेम कंटिन्यू चलते जाएगा। मतलब सपोज अगर कोई डिस्टेंस है 2, एक फंक्शन है जो 2 डिस्टेंस जाने के बाद वही वैल्यू देता है, अगेन आगे 2 जाएंगे हम तो वही वैल्यू देगा, अगेन आगे 2 डिस्टेंस कवर करेंगे तो वही वैल्यू देगा। मतलब उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 2 इंटरवल से 2 का अगर आपने इंटरवल लिया तो उस इंटरवल में उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वही वही वैल्यू आपको हर बार देते रहेगा वो। तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक फंक्शन, और जो डिफरेंस है उसके बीच में का उसको बोलेंगे हम पीरियड। ठीक है, तो ये हो गया पीरियोडिक फंक्शन। और अगर इस पीरियोडिक फंक्शन का अगर आपको लाप्लास निकालना है तो इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अभी यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ टी रहेगा, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा कि आपके प्रॉब्लम में फंक्शन कौन सा गिवन है, और टी भी वेरीज करेगा। टी मतलब क्या होगा, पीरियड। जैसे अगर मैंने साइन लिया तो यहाँ पे पीरियड कौन सा है, ट्वाइस पाई। सिमिलरली अगर कॉस लिया तो यहाँ पे भी पीरियड कौन सा है, ट्वाइस पाई। तो ये फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, और इस फार्मूला यूज करके आप पीरियोडिक फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और 100% इसका एक प्रॉब्लम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आएगा। 100% चांसेस है। अगर आप इस यूनिट का ये टॉपिक भी करेंगे, एक टॉपिक अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इसके 4 या 5 मार्क तो इजीली मिल जाएंगे। So by using this result, we are going to try some problem. So first example is, show that Laplace of f of t is equal to 1 upon s square tan h, मतलब hyperbolic tan h cs by 2, where f of t is equal to t upon 2c minus t, where first interval is 0 to c and second interval is t to twice c। अभी प्रॉब्लम ये रहेगा कि हमको इसका लाप्लास तो निकालना है फंक्शन का। तो लाप्लास निकालने के लिए हमारे पास तो अलग अलग मेथड है। जो पहली मेथड है वो हमारे पास है डेफिनेशन, बराबर। दूसरी मेथड हमारे पास है बाय यूजिंग रिजल्ट। तीसरी मेथड हमारे पास है बाय यूजिंग अ प्रॉपर्टीज। और ये जो फोर्थ मेथड है वो है हमारा पीरियोडिक फंक्शन। तो यहाँ पे क्लियर कहीं पर भी नहीं है कि आपको पीरियोडिक फंक्शन यूज करना है। प्रॉब्लम अगर ऐसा होगा कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, अगर प्रॉब्लम में ही आपको दिया है वर्ड पीरियोडिक फंक्शन, तो आप इसको डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम में अगर पीरियोडिक वर्ड नहीं है तो उसको आप कैसे देखेंगे कि ये पीरियोडिक फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे अगर ये फंक्शन है ना तो ये आप डेफिनेशन बेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आप डेफिनेशन से करेंगे तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आएगी सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको पीरियोडिक वर्ड नहीं है प्रॉब्लम में, तो आपको एक कंडीशन गिवन रहेगी जो कि इस टाइप की रहेगी। ये जो कंडीशन है आपके पास गिवन है, एफ ऑफ टी प्लस ट्वाइस सी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। इसका मीनिंग ये है कि एफ ऑफ टी की वैल्यू और एफ ऑफ टी प्लस ट्वाइस सी की वैल्यू क्या है, दोनों सेम है। मतलब अगर मैं t को रिप्लेस करता हूँ t प्लस ट्वाइस सी से तो मुझे वही वैल्यू मिलती है। और अगर हमने अभी देखा है कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन इज दैट फंक्शन which repeats its value after a regular interval of time। तो यही वैल्यू ये इंटरवल में मिलेगी। अगर मैं इसको ट्वाइस सी से और चेंज करता हूँ, मतलब अगर मैं t प्लस 4c निकालूंगा तो भी वो वही वैल्यू देगा। अगर मैं t प्लस 60 निकालूंगा तो वो वही वैल्यू देगा। मतलब अगर डिफरेंस देखेंगे ना आप तो इसमें से डिफरेंस देखना है आपको। यहाँ पे t प्लस कुछ भी नहीं मतलब 0 है, और यहाँ पे ट्वाइस सी है, तो ट्वाइस सी और 0 का डिफरेंस कितना है, ट्वाइस सी। यहाँ पर भी देखेंगे आप तो ट्वाइस सी, यहाँ पर भी देखेंगे तो ट्वाइस सी। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो इक्वेशन दिया है आपको, इसका यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि गिवन फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, और उसका पीरियड कितना है, ट्वाइस सी। और इसीलिए हम क्या यूज करेंगे,
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये जो प्रॉपर्टीज है या डेफिनेशन है उसका यूज करके हम ये प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आपको प्रॉब्लम में से देखना है कि ये प्रॉब्लम किस मेथड से सॉल्व होगा, नहीं तो फिर आपके पास प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप अप्लाई मत कीजिए क्योंकि डेफिनेशन या प्रॉपर्टीज या रिजल्ट। तो हमको देखना है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है क्या कि जो डिनोट करती है कि ये फंक्शन कौन सा है, पीरियोडिक है। तो ये फंक्शन तो क्लियर है यहाँ पे पीरियोडिक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन में हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, एफ ऑफ टी इज अ कौन सा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है। तो हम लिख देंगे पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड। विथ पीरियड, पीरियड कैसे निकालना है आपको, दो टर्म का डिफरेंस। अगर आप t प्लस ट्वाइस सी आपके पास है, t प्लस ट्वाइस सी, इसमें से लोएस्ट माइनस कर दो, तो t माइनस कर दिया मैंने तो t कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा ट्वाइस सी। तो पीरियड को क्या डिनोट करते हैं हम, कैपिटल टी। तो कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस सी। सो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन बाय, ये डेफिनेशन हम अभी यूज करेंगे। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस टी। जो अपॉन की टर्म है वो मैंने पहले लिख ली, और जो इंटीग्रेशन है वो है 0 टू टी एफ ऑफ टी, सॉरी ई टू द पावर माइनस एस टी भी है उसमें, और डी टी, तो ये मैंने बाद में लिखा। तो ये हमारी डेफिनेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन की। अभी हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम है उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस। तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ट्वाइस सी। तो यहाँ पे मैं ट्वाइस सी पुट कर देता हूँ। अगेन ये 0 टू ये हो जाएगा अगेन ट्वाइस सी, और यहाँ पे रहेगा ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पीरियड की जो कैपिटल टी की वैल्यू थी वो हमने पुट कर दी। अभी हमको फंक्शन की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे एफ ऑफ टी। अभी यहाँ पे आपको एफ ऑफ टी देखेंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस टाइप का फंक्शन है। यहाँ पे इसके दो वैल्यूज गिवन है, एक वैल्यू नहीं है। अगर एक वैल्यू होती थी तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज है। तो मुझे मेरी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है ये है 0 टू ट्वाइस सी, ये हमारी लिमिट है 0 टू ट्वाइस टी। और बीच में अगर 0 टू ट्वाइस सी देखेंगे तो बीच में एक सी पॉइंट है, तो सी पॉइंट कहाँ पे आएगा, इसके बीच में आएगा। तो 0 टू ट्वाइस सी, इसको हम ऐसा भी दे सकते हैं 0 टू सी प्लस सी टू ट्वाइस सी बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमको जो वैल्यूज मिलेगी वो वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे। सो विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर, इसको लिखेंगे हम ट्वाइस माइनस ट्वाइस सी एस, और ये आ गया। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पहली जो लिमिट है वो है 0 टू सी, इसके अंदर आएगा e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और दूसरी जो लिमिट है वो है c टू ट्वाइस सी, इंटीग्रेशन ऑफ c टू ट्वाइस सी e टू द पावर माइनस एस टी, ये भी यहाँ पे एफ ऑफ टी और यहाँ पे डी टी। तो ये हमने यहाँ क्या किया, इंटीग्रेशन को सिर्फ स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद अगर आपका आंसर करेक्ट है, ये कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, सेम अगर हो गई तो ये c और ए सी है तो ये कैंसिल हो गई, तो रिमेनिंग लोअर लिमिट 0 है हमारे पास और अपर लिमिट ट्वाइस सी है, मतलब ये हमारा करेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे अभी फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। तो जिस इंटरवल में जो वैल्यूज है वो आपको यूज करना है। तो पहला इंटरवल जो है वो है हमारे पास 0 टू सी। तो 0 टू सी के लिए आप देखेंगे तो 0 टू सी के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो है t। तो वहां पे एफ ऑफ टी कितना पुट करेंगे, हम t पुट करेंगे, और c टू ट्वाइस सी के लिए क्या करेंगे, ट्वाइस सी माइनस टी। तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट इंटरवल वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ टी। तो उसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे अभी एफ ऑफ टी की वैल्यूज पुट कर देंगे और देखेंगे कि हमको क्या मिलेगा। सो विच इज इक्वल टू, अभी मैं पुट कर देता हूँ, विच इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई टू द पावर माइनस ट्वाइस सी एस इन ब्रैकेट
इंटीग्रेशन 0 टू c। तो 0 टू c के लिए जो वैल्यूज थी वो थी हमारे पास t, तो यहाँ पे मैंने t पुट कर दिया, और e टू द पावर माइनस एस टी तो एज इट इज है dt, प्लस c टू ट्वाइस c के लिए e टू द पावर माइनस एस टी ऑलरेडी है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो है ट्वाइस c माइनस टी, और यहाँ पे dt, ये हो गया यहाँ पे। तो पहली वैल्यू थी t और दूसरी वैल्यू थी ट्वाइस c माइनस टी। यहाँ पे देख लेंगे एक बार, t और ट्वाइस c माइनस टी तो बराबर है। अभी हमको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में दो टर्म का प्रोडक्ट है, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन में दो टर्म का प्रोडक्ट है। और जब भी इंटीग्रेशन में दो टर्म का प्रोडक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स u v into dx। तो इसके भी दो रिजल्ट है, एक रिजल्ट वो है जो आप 12th में यूज करते थे, और एक रिजल्ट जो है ये आपने इंजीनियरिंग में आने के बाद यूज किया होगा। तो हम यहाँ पे वही रिजल्ट यूज करेंगे जो हमारे लिए इजी होगा, और जो रिजल्ट आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है वो थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू 12th क्लास। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पहला फंक्शन लिखना है एज इट इज, और सेकंड का लेना है हमको इंटीग्रेशन, बाद में माइनस करके फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और सेकंड का डबल इंटीग्रेशन, प्लस इसका डबल डेरिवेटिव और इसका ट्रिपल इंटीग्रेशन माइनस अप टू 1। मतलब सिंपली हमको क्या करना है, पहला फंक्शन एज इट इज और उसके बाद उस टर्म के डेरिवेटिव निकालने हैं, और सेकंड में क्या करना है, सेकंड फंक्शन का पहला इंटीग्रेशन सेकंड इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन इंक्रीज करना है सेकंड टर्म के, और पहले टर्म के डेरिवेटिव इंक्रीज करना है, और जो साइन है वो अल्टरनेट है, मतलब प्लस माइनस। उसके बाद पहली टर्म और सेकंड टर्म कौन सी है ये भी प्रॉब्लम है, तो हमारे पास एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए LIETE ऑर्डर है। तो ये ऑर्डर का मीनिंग क्या है कि फंक्शन की जो ऑर्डर रहेंगी वो इस टाइप में रहेंगी, मतलब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो पहले रहेगा, फिर इनवर्स होगा आएगा, फिर अलजेब्रिक आएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा, फिर एक्सपोनेंशियल आएगा। तो कुछ भी करके जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो हमेशा लास्ट में आएगा। और इसमें अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल है, और ये भी टर्म जो है एक्सपोनेंशियल है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई, वैसे यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट का यूज करके ये सॉल्व करेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस 2cs इन ब्रैकेट। अभी हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन लेंगे, तो फार्मूला क्या है पार्ट्स का, फर्स्ट टर्म एज इट इज। तो ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, और इसको बोलेंगे हम सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब t एज इट इज। बाद में क्या करना है, सेकंड का इंटीग्रेशन लेना है। तो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। बाद में माइनस आएगा, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेना है, ये आएगा 1, और सेकंड टर्म का डबल इंटीग्रेशन मतलब सिंपली आपको यहाँ पे जो टर्म है ना प्रीवियस टर्म, उसका एक इंटीग्रेशन लेना है। तो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगेन e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और ऑलरेडी एक माइनस एस है, तो माइनस एस इंटू माइनस एस इज कैन बी रिटन एज एस स्क्वायर। ठीक है, बाद में प्लस आएगा। अभी पहली टर्म जो है इसका अगेन डेरिवेटिव लेना है, मतलब आपको हर क्या करना है, प्रीवियस टर्म में पहले टर्म का डेरिवेटिव लेना है और सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन लेना है। तो ये टर्म प्रीवियस है हमारी, तो यहाँ पे 1 का अगर डेरिवेटिव लेता हो तो मैं इसका आंसर आएगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग सब 0 हो जाएगा। और इसके बाद 0 के डेरिवेटिव कितने आएंगे, 0 आएंगे, मतलब इसके बाद जो भी टर्म रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी हमारी, +0 -0 +0 -0। और अगर किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं और 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम पे कोई असर नहीं करेगा उसका। इसीलिए जहां पे अगर डेरिवेटिव 0 हो गया तो वो आपकी लास्ट टर्म है। तो ये हो गई हमारी लास्ट टर्म, तो इसको हम एंड कर देंगे। तो ये हो गई हमारी पहले इंटीग्रल की वैल्यू, और इसकी जो लिमिट है वो है 0 टू c। सेम सेकंड इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे, तो प्लस सेकंड इंटीग्रल। तो सेकंड इंटीग्रल में फर्स्ट टर्म कौन सी है, ट्वाइस c माइनस टी, तो ट्वाइस c माइनस टी फर्स्ट टर्म एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी, अगेन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, माइनस इसका डेरिवेटिव कितना होगा, ट्वाइस c कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव हो गया 0 और t का डेरिवेटिव हो गया 1, तो 0 - 1 कितना आएगा, ये -1 आएगा।
और अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और माइनस एस, तो ये हो गया एस स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए -1 है, जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता, -1 का भी डेरिवेटिव क्या हो गया 0, तो इसके बाद क्या आएगा आगे +0, फिर बाद में -0, तो ये भी चलते जाएगा, तो ये भी यहाँ पे एंड हो गया और इसकी जो लिमिट है वो है c टू टॉइस c और ये ब्रैकेट हमने कंप्लीट कर दिया। तो ये फार्मूले का काम हो गया, तो इसलिए मैं इसको भी हटा देता हूँ। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन तो हमने ले लिया, अभी हमको क्या करना है, हमें यहाँ पे लिमिट्स पुट करना है। तो लिमिट्स पुट करने के बाद जो भी कैंसिल होगा उसको हम कैंसिल करेंगे, या कुछ डबल भी हो सकता है तो उसको डबल करेंगे। तो हम यहाँ पे अभी लिमिट पुट करेंगे, तो बाहर की जो टर्म है वो एज इट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2cs इन ब्रैकेट। पहला ब्रैकेट देखेंगे, पहले ब्रैकेट में क्या करना है, जहां पर अपर लिमिट है वहां पे आपको c रखना है और जहां पे लोअर लिमिट है वहां पे आपको 0 रखना है, लेकिन किसके जगह पे, जो वेरिएबल है। तो प्रॉब्लम जो है वो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू हमने क्या किया t, तो t के जगह पे आपको अपर लिमिट में c रखना है और लोअर लिमिट में 0 रखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए t है, तो t के जगह पे अपर लिमिट कौन सा है c, तो ये हो गया हमारा c माइनस एस एज इट इज है, तो इसको मैं एज इट इज रखता हूँ माइनस एस, और e टू द पावर माइनस एस टी जो है ये आएगा e टू द पावर माइनस एस सी, क्योंकि t की जगह पे क्या रखा हमने c। बाद में सेकंड टर्म माइनस 1 इंटू एनीथिंग, मतलब यही टर्म रहेगी, तो यहाँ पे जो है वो टर्म है 1 अपॉन एस स्क्वायर, और e टू द पावर माइनस एस टी मतलब e टू द पावर माइनस एस सी। तो ये हो गई हमारी अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया। माइनस क्या होगी, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या करना है, जहां पर भी t है वहां पर 0 रखना है। तो पहले टर्म में t है, तो t की जगह पे अगर मैंने 0 रख दिया तो 0 इंटू एनीथिंग आपको 0 ही मिलने वाला है, तो ये हो गया 0 माइनस ये जो टर्म है ये हो जाएगी 1 इंटू एनीथिंग, मतलब यही टर्म आएगी, ये आएगा यहाँ पे 0, तो ये हो गया e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 कितना होता 1, तो ये आएगा हमारा 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यूज है, ये है पहले टर्म की वैल्यू, तो इसीलिए मैं क्या करता है इसको एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर देता हूँ। तो ये पहले टर्म की सिर्फ लिमिट हमने पुट कर दी, तो यहाँ पे पहली टर्म हमारी सॉल्व हो गई। बाद में सेकंड टर्म भी सॉल्व करना है, तो प्लस सेकंड टर्म के लिए मैं एक ब्रैकेट डालता हूँ। तो सेकंड टर्म में हमको क्या करना है, अपर लिमिट है टॉइस सी, तो जहां पर भी t है वहां पर मैं पहले पुट करूंगा टॉइस सी, तो यहाँ पे पुट कर दो t इक्वल टू टॉइस सी, तो ये हो गया टॉइस सी माइनस टॉइस सी, कितना होगा 0, और 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये अपर लिमिट में पहली टर्म आपको मिल गई 0। बाद में माइनस माइनस ये हो गया प्लस, और यहाँ पे e टू द पावर माइनस एस टी, और t कितना है टॉइस सी, तो e टू द पावर माइनस यस इंटू टॉइस सी, ये मिल गए हमको अपॉन एस स्क्वायर। दो ही टर्म है, तो ये हो गए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कौन सी है, c है, तो जो t है वहां पे हम c पुट करेंगे। तो पहली टर्म आएगी हमारी टॉइस c माइनस c, कितना मिलेगा आपको c डिवाइड में माइनस s एज इट इज है, और e टू द पावर ये हो जाएगा माइनस s इंटू सी, माइनस माइनस अगेन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी c पुट करेंगे हम, तो e टू द पावर माइनस एस सी अपॉन ये हो जाएगा एस स्क्वायर, और ये भी ब्रैकेट हम कर देंगे कंप्लीट, और ये मेन ब्रैकेट जो है इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमने सिंपली क्या किया, हमने जो हमारी टर्म थी उसमें हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यूज किया पहले ब्रैकेट के लिए, जहाँ पे ये मिल गया आपको, और दूसरे ब्रैकेट पे भी हमने क्या किया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया, तो हमें दूसरा ब्रैकेट मिला। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले देख लेना कि इसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो देख लेंगे हम इसमें से कुछ कैंसिल होता है तो जो पहली टर्म है देखिए यहाँ पर माइनस सी बाय एस ई टू द पावर माइनस एस सी, और ये भी टर्म है माइनस सी बाय एस ई टू द पावर माइनस एस सी, तो ये जो टर्म है ये निगेटिव है, और ये टर्म जो है पॉजिटिव यहाँ पे ऑलरेडी है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो दोनों टर्म सेम है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है,
बाद में उसके बाद अगर देखेंगे आप तो ये जो टर्म है इसको ऑब्जर्व करो आप, ये है -1/s² e टू द पावर -sc, और ये जो टर्म है ये भी है -1/s² e टू द पावर -sc। तो इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और ये -1/s² माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 1/s² मतलब e टू द पावर ट्वाइस cs की एक ही टर्म है, बाद में 1 - s² e टू द पावर -sc की दो टर्म है, तो ये डबल हो गई और ये हो गई। तो जो भी टर्म बाकी है वो हम सभी टर्म यहाँ पे एक एक करके लिख लेंगे। तो विच इज इक्वल टू, बाहर की जो टर्म है वो है 1/1 - e टू द पावर -ट्वाइस cs, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म आएगी वो हमें टर्म मिलेगी, पहले हम पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखिए माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये मिल गया आपको 1/s², 1/s²। बाद में ये जो टर्म है -1/s² e टू द पावर -sc -1/s² e टू द पावर -sc, तो ये हो गई डबल -2/s² e टू द पावर -sc, और ये लास्ट टर्म पॉजिटिव है, तो ये हो गया प्लस 1/s² इंटू e टू द पावर -ट्वाइस cs। तो ये हमको मिल गया। अभी ये जो आंसर है ये आंसर आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर, लेकिन एक्चुअली आपको ये जो प्रॉब्लम है ये प्रूव दैट का है, और प्रूव दैट के प्रॉब्लम में आपको जो आंसर पूछा है वो पूछा है टैन के फॉर्म में, तो आपको ये टैन के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही है। और अगर उस फॉर्म में प्रूव दैट का नहीं है तो भी आप इसको ट्राई करो कि जितना ज्यादा हो सका उतना ज्यादा आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इस अगर सभी टर्म में आप ऑब्जर्व करेंगे तो इस डबल टर्म में s² जो है वो कॉमन है, मतलब सेम है, तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं डिनोमिनेटर से s² को कॉमन लेता हूँ, तो ये हो गया 1 - e टू द पावर -ट्वाइस cs, ठीक है। ये कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो टर्म रहेगी, ये अगर मैं पहली टर्म लिखता हूँ तो ये टर्म 1 है, ये टर्म हो गई 2 e टू द पावर -sc, और ये टर्म होगी e टू द पावर -2sc, ये मिल जाएगा। अब इसको भी हम आगे जाकर सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो देखेंगे। सो विच इज इक्वल टू 1/s², 1 - e टू द पावर -ट्वाइस cs, और ये जो टर्म है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 - 2 e टू द पावर -sc प्लस e टू द पावर -sc²। e टू द पावर -2sc मतलब क्या है, e टू द पावर -sc²। और अभी आपके पास एक फार्मूला है a प्लस b², द रिजल्ट इज a² प्लस b² प्लस ट्वाइस ab। ये रिजल्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस है एक टर्म, तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, a - b² इक्वल टू a² प्लस b² माइनस ट्वाइस ab। तो अगर आप इसको a समझते हैं और इसको अगर हम b कंसिडर करेंगे तो a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, b² मतलब e टू द पावर -sc का स्क्वायर क्या होगा, e टू द पावर -sc², और ट्वाइस ab मतलब कॉम्बिनेशन, तो ट्वाइस a इंटू b मतलब ये। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा s² 1 - e टू द पावर -ट्वाइस cs, ये हो जाएगा a मतलब 1 माइनस b, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 - e टू द पावर -sc² अपॉन s² into this can be written as 1 - e टू द पावर -sc²। इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको जो एक टर्म है उसमें से कैंसिल हो जाएगी। अभी कैंसिल यहाँ पे क्या किया मैंने, जैसे ऊपर एडजस्टमेंट किया था वैसे एडजस्टमेंट यहाँ पे मैंने कर दिए, एक स्टेप में करेगा तो टर्म थोड़ी कम हो जाएगी। अभी यहाँ पे हमारे पास और एक फार्मूला है, वो फार्मूला है a² माइनस b² का। क्या रिजल्ट है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये a² मतलब 1 का स्क्वायर हो गया और ये b का स्क्वायर हो गया और बीच में माइनस है, तो इसको लिख सकते हैं हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसकी वैल्यू जो रहेगी ऊपर की टर्म 1 - e टू द पावर -sc, इसका हो गया स्क्वायर अपॉन
यहाँ पे एस स्क्वायर ऑलरेडी है और इसको लिखता मैं 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस सी, मतलब ए माइनस बी हो गया, और दूसरी टर्म है ए प्लस बी, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस सी, ये हो गया प्लस। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये डबल है और यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टर्म और एक टर्म कैंसिल, एक और एक क्या हो जाए कैंसिल। तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेंगे, यहाँ पर रहेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस सी, और यहाँ पर रहेगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस सी, ये हो गया। अभी भी प्रॉब्लम वही है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, हमको सॉल्व कैन के फॉर्म में आंसर चाहिए, और कैन के फॉर्म में अगर आपको आंसर देखना है तो आंसर भी देख लो आप, कैन और एंगल क्या है। प्रॉब्लम तो कैन के फॉर्म में है और वहां पर भी एक बार देख लेते हैं हम उसका प्रूफ क्या है। तो कैन के फॉर्म में तो है, लेकिन जो एंगल है ना, ये एंगल देखिए आप कौन सा है। एंगल जो चाहिए हमको, ये चाहिए सी एस बाई टू, और आपने जो एंगल निकाला वो एंगल एक बार देख लेंगे। हमने जो आंसर निकाला वो एंगल कौन सा है, वो एंगल है हमारा सी एस, और यहाँ पे क्या है सी एस बाई टू, मतलब इस एंगल का वो हाफ है। तो हम वैसे एडजस्ट करेंगे, इसको हाफ में करने का ट्राई करेंगे कि हाफ कर सकते हैं क्या। तो ये जो टर्म है इसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन एस स्क्वायर 1 माइनस ए टू द पावर माइनस एस सी बाई टू इंटू ए टू द पावर माइनस एस सी बाई टू। ये मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने। फार्मूला कौन सा है कि ए रेस टू द पावर m इंटू ए रेस टू द पावर n इक्वल टू क्या रहता है, ए रेस टू द पावर m प्लस n। तो इसको आप ऐड करेंगे तो हाफ हाफ मतलब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। क्यों एडजस्ट किया, क्योंकि मुझे हाफ चाहिए। सेम वैसे यहाँ पर भी करूंगा मैं, e टू द पावर माइनस एस सी बाई टू इंटू ई टू द पावर माइनस एस सी बाई टू। अभी ये करके क्या फायदा होगा, ये करने के बाद एक फायदा ऐसा है कि हमको tan चाहिए, tan मतलब साइन अपॉन कॉस चाहिए। तो ये जो टर्म है ना, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेता हूँ। तो इस टर्म को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एस सी बाई टू अपॉन ई टू द पावर एस सी बाई टू अपॉन, ये निगेटिव टर्म है। निगेटिव टर्म नीचे आ जाएगी तो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। सेम यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एस सी बाई टू अपॉन ई टू द पावर एस सी बाई टू। तो हमने क्या किया, एक टर्म को हमने डिनोमिनेटर में उसको शिफ्ट कर दिया। अभी आपको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 1 अपॉन एस स्क्वायर एज इट इज है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ई टू द पावर एस सी बाई टू माइनस ई टू द पावर माइनस एस सी बाई टू अपॉन, इसको करेंगे तो क्या होगा, ई टू द पावर एस सी बाई टू प्लस ई टू द पावर माइनस एस सी बाई टू। ठीक है। और डिनोमिनेटर का क्या हुआ, तो डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये टर्म जो है, ये और ये दोनों टर्म क्या है, सेम है। तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। और अभी आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि अगर मुझे साइन एच एक्स की वैल्यू चाहिए, सॉरी साइन एच एक्स, तो साइन एच एक्स का फार्मूला हमारे पास है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू। और cos hx क्या है, cos hx का फार्मूला है हमारे पास ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाय टू। तो अगर मैंने इसको और इसको डिवाइड कर दिया तो मुझे tan का फार्मूला मिलेगा। और tan के फार्मूले में क्या होगा कि ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, क्योंकि टू टू तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऊपर दो एक्सपोनेंशियल टर्म चाहिए जिसके बीच में माइनस है, और नीचे दो एक्सपोनेंशियल टर्म चाहिए जिसके बीच में प्लस है, लेकिन पावर जो है एक एक्स और एक्स सेम चाहिए, एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर एंड ई टू द पावर प्लस ई टू द पावर, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, मतलब इसी तरीके से है। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन एस स्क्वायर, इसका आंसर क्या है साइन एच एक्स, इसका आंसर क्या है कॉस एच एक्स। इसको और इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो इसका आंसर क्या बनेगा, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर बनेगा tan hx। एंगल x है इसलिए मैंने x लिखा, और यहाँ पे एंगल कौन सा है आपका, यहाँ पे एंगल जो है हमारा वो है एस सी बाई टू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan h एस सी बाई टू।
तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, तो हेंस प्रूव्ड। और एक इसका आंसर था लाप्लास ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ t। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फार्मूला आपको एक ही यूज करना है, दूसरा फार्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन के जो कंसेप्ट है उसमें आप चैंपियन है अभी, क्योंकि आपने सिंगल इंटीग्रेशन पढ़ा, आपने डबल भी पढ़ा और आपने ट्रिपल भी पढ़ा। तो इंटीग्रेशन तो आपको आएगा कि कोई भी इंटीग्रेशन अगर दे दिया तो आपको सॉल्व करने के लिए उसका आंसर तो मिलेगा आपको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हमारे पास कैलकुलेशन चाहिए अच्छे, और आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। टू दैट का अगर प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो मैंने पहले ले लिया, टाइम भी ज़्यादा लग गया इसको, और इसके बाद जो प्रॉब्लम है थोड़ा इतना डिफिकल्ट नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इसमें जो एडजस्ट करना था उसके लिए थोड़ा आपको लॉजिक की ज़रूरत पड़ेगी कि हमको ये कैन कैसे लाएंगे हम। तो ये अगर आप दो स्टेप ध्यान में रखेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जहाँ पे हमारा फंक्शन था पीरियोडिक और हमने लाप्लास निकाला बाय यूजिंग अ पीरियोडिक फंक्शन। सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। देखिए यहाँ पर हमको डायरेक्ट वर्ड ही गिवन है पीरियोडिक फंक्शन, तो कुछ आपको देखने का काम ही नहीं है। और अगर ये वर्ड सपोज नहीं होता था आपको प्रॉब्लम में, तो भी आपके पास एक कंडीशन है। देखिए यहाँ पर एफ ऑफ टी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रही है, मतलब इसका डिफरेंस देखेंगे तो ये आपका डिफरेंस आएगा। तो ये हो गया आपका पीरियड 2π/p, और ये रिपीट हो रही है इसलिए वो क्या हो गया पीरियोडिक फंक्शन। तो आप पीरियोडिक फंक्शन का वर्ड है तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि ये पीरियोडिक फंक्शन का प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो आप इस कंडीशन से भी देख सकते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। तो क्या करेंगे हम, ये प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो पहले हमारे पास गिवन क्या है, गिवन फंक्शन इज पीरियोडिक। सो गिवन दैट f of t is a periodic function with a period कैपिटल T की वैल्यू क्या होगी, दोनों इसमें का डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, टी कैंसिल हो गया तो बची हुई टर्म क्या है ट्वाइस π/p, तो ये पीरियड है। सो बाय डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन पीरियोडिक फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो फार्मूला है वो है लाप्लास ऑफ f ऑफ t इज इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस st। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये जो t है वो कैपिटल ही है, और इंटीग्रेशन की लिमिट जो है वो भी t कैपिटल है, और जो अंदर की टर्म है वहां पे सभी जो t है वो स्मॉल है। t हो गया हमारा रिजल्ट। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे t की वैल्यू आपको मालूम है 2π/p, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये आएगा 1/1 माइनस e टू द पावर माइनस s, और कैपिटल T की वैल्यू क्या है 2π/p, यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे 0 to 2π/p यहाँ पे भी पुट कर दिया, e टू द पावर माइनस st, और ये हो गया f ऑफ t इंटू dt। तो यहाँ पे क्या किया हमने, वैल्यू पुट कर दिया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही है, मतलब आपको दो वैल्यूज गिवन है, तो आपको जो इंटरवल है उसको हमको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। तो 0 to 2π/p मीन्स 0 to p प्लस π/p प्लस 2π/p, तो इसको भी क्या करेंगे हम स्प्लिट कर देंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1/1 माइनस e टू द पावर, इसको एडजस्ट कर लो, माइनस 2πs/p, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू। और इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं, इंटीग्रेशन पहली जो है वो है 0 to π/p, 0 to π/p e टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt, पहला इंटरवल, प्लस सेकंड इंटरवल कौन सा है π/p टू 2π/p, तो दूसरा आएगा π/p टू 2π/p e टू द पावर माइनस st f ऑफ t dt, और ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे आप वैल्यू देख ली अभी 0 to π/p के लिए, 0 to π/p की वैल्यू कौन सी है, ये sin pt, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे।
और दूसरी जो वैल्यू है पाई बाय पी टू 2 पाई बाय पी, इसके लिए वैल्यू है 0। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज 0। मतलब सेकंड इंटीग्रेशन तो यहाँ पे एक्सक्लूडिव हो जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू कौन सी है, 0 है। तो सिर्फ फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पे बचेंगी, तो हम वहां पे वैल्यू पुट कर देंगे और फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू कौन सी आपकी, ये साइन पीटी, तो वहां पे उसको हम पुट कर देंगे ए साइन पीटी। तो पुट द वैल्यूज, तो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई s बाय p इंटीग्रल 0 टू पाई बाय p, यहाँ पे हो जाएगा ये e टू द पावर माइनस एस टी, और एफ ऑफ टी क्या है, ये साइन पीटी dt। और यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या है, प्लस 0, तो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको छोड़ ही देंगे हम। तो हमको सिर्फ क्या करना है, अभी हमको इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है। अभी इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए भी आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो पहले तो हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे कि ए कांस्टेंट है, उसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रल के बाहर ले लेंगे। तो इसको मैंने इंटीग्रल के बाहर ले लिया, तो ये आएगा ए अपॉन 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई s बाय p इंटीग्रल 0 टू पाई बाय p e टू द पावर माइनस एस टी साइन पी टी dt। अभी आपको इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो आप हमेशा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में सोचेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है। अभी आप थोड़ा पिछला प्रॉब्लम रिकॉल कीजिए, जहाँ पे हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने किया था, उसमें भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट था, लेकिन उसमें एक फंक्शन जो थी वो तो एक्सपोनेंशियल थी, जो तो हर बार होती है क्योंकि वो लाप्लास के डेफिनेशन में है, और दूसरी जो टर्म थी वो एक टी थी और एक थी टॉइस सी माइनस टी। तो ये जो टर्म है ये है अलजेब्रिक, और ये जो टर्म है ये भी है अलजेब्रिक। और अलजेब्रिक टर्म का अगर आप डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि वहां पे देखा था हमने ये फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, तो पास में क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म की हम डेरिवेटिव लेते हैं और सेकंड टर्म की हम इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब होता है इट इज अ कलेक्शन। तो कलेक्शन है मतलब वो टर्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएंगी, वो तो जीरो कम नहीं होगी, कम नहीं होगी मतलब वो जीरो नहीं होगी। लेकिन डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव में टर्म्स क्या होती है, डिफरेंशिएट मतलब उसमें कमी आ जाती है, थोड़ी कम कम करते हैं हम उसको, तो वो कभी ना कभी तो टर्मिनेट होगी, मतलब जीरो हो जाएगी। तो आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए एक ऐसा फंक्शन चाहिए था जो फर्स्ट फंक्शन होगा और वो कभी ना कभी उसका डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर था, इसका डेरिवेटिव हमने जीरो लिया था। इसमें देखेंगे आप, तो यहाँ पे ये तो हमारी सेकेंड टर्म हो गई, और ये टिग्नोमेट्रिक लेट ऑर्डर देखेंगे आप, एल आई ए टी, तो टिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल के पहले है, तो ये हो गई थी हमारी फर्स्ट टर्म, यहाँ पे होगी, और ये होगी सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म की तो हमको इंटीग्रेशन लेना है और फर्स्ट टर्म की हमको लेना है डेरिवेटिव। यहाँ पे टर्म है साइन, और अगर आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, अगेन साइन का डेरिवेटिव आएगा कॉस, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन। तो अगर आप दिन रात अगर डेरिवेटिव लेते भी रहे यहाँ पे, तो भी क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस ही होगा और कॉस का डेरिवेटिव साइन भी होगा, मतलब कभी भी ये टर्म जीरो नहीं होगी, तो आपका इंटीग्रेशन जो है वो चलते जाएगा। तो इसीलिए अगर इस टाइप का फंक्शन है, जैसे कि एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब साइन और कॉस है, तो वहां पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं करना है, क्योंकि वो आपको उसका सॉल्यूशन नहीं देगा। तो फिर वो यूज नहीं करना है, तो फिर क्या यूज करना है, तो हमने फर्स्ट ईयर में भी M1 या M2 में भी आपने दो फार्मूले देखे होंगे, अभी आपको याद नहीं होंगे तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो फार्मूला देखकर आपको पता चल जाएगा कि वो फार्मूला आपने शायद कभी ना कभी देखा होगा। तो वो फार्मूले हमको यूज करना है। तो जो फार्मूला मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ वो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इंटू साइन bx प्लस c dx। तो अगर एक टर्म एक्सपोनेंशियल है और दूसरी टर्म साइन है, तो इसके लिए एक फार्मूला जो है वो है हमारा e टू द पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
इंटू ए साइन बी एक्स प्लस बी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला कैसा है कि एक्सपोनेंशियल टर्म एज इट इज आएंगी, डिनोमिनेटर में क्या करना है, साइड में जो b का कोई x का कोएफिशिएंट है b, उसका स्क्वायर कर दो, e टू द पावर में जो x का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर दो और उसको ऐड कर दो, तो ये होगा e टू द पावर x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर बाद में क्या करना है, पहले में से a लेना है, साइन की टर्म एज इट इज है, और माइनस करके दूसरे में से b लेना है, और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो ये आ जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव है ये साइन बी एक्स प्लस सी, साइन का डेरिवेटिव गया कॉस और बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव गया बी। तो ये फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। तो जैसे यहाँ पर वेरिएबल x है, यहाँ पर हमारा वेरिएबल t है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट a है, तो यहाँ पर t का कोएफिशिएंट माइनस s है, तो यहाँ पर जो a है वो हो गया हमारा माइनस s, और यहाँ पे c जो है u नहीं है मतलब 0 है, और t का कोएफिशिएंट साइन में जो है x का कोएफिशिएंट b होता है, तो यहाँ पे t का कोएफिशिएंट कितना है, p है। मतलब हमारे पास a की वैल्यू कितनी है, माइनस s, और b की वैल्यू कितना है, p, और आपके पास फार्मूला भी है। तो इस फार्मूला का यूज करके आप इसको सॉल्व कर लो। तो मैं ही सॉल्व करके देता आपको कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हमारे समझने के लिए कि हियर x की जगह पे सिर्फ t है, इतना ध्यान रखो, क्योंकि फार्मूले में x है और हमारे जो रिजल्ट जो प्रॉब्लम है उसमें t है, तो वेरिएबल इज t। एक्सपोनेंशियल में जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो होता है a, तो हमारे पास जो a यूज करना है आपको, वो यूज करना है माइनस s, और जो b है वो b जो यूज करना है वो है साइन के अंदर का वेरिएबल का कोएफिशिएंट p, और c तो 0 ही है तो उसको छोड़ ही दो, उसका कुछ काम ही नहीं है। तो फार्मूले में सिर्फ हमको क्या करना है, ये टर्म रिप्लेस करना है, तो हम अभी इसको यूज करेंगे वो रिजल्ट यहाँ पर। तो a अपॉन ये टर्म एज इट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई s बाई p। इसके बाद इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ क्योंकि उसको लिमिट भी देना है हमको। टर्म कैसे ध्यान में रखेंगे आप, जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो एज इट इज है, तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो एज इट इज है, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए कितना है माइनस एस, तो माइनस एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा एस स्क्वायर, बी कितना है पी, तो बी पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये पी स्क्वायर हो गया। बाद में इस ब्रैकेट में आएगा आपको ए कितना है माइनस एस, और जो साइन बी एक्स प्लस सी है ना वो टर्म एज इट इज है, तो हमारे पास कौन सी है साइन पी टी, तो वो एज इट इज रहेंगे साइन पी टी, ये टर्म एज इट इज। बाद में माइनस बी आएगा, बी कितना है हमारे पास वो है पी, तो यहाँ पे आ गया पी, ठीक है। और बाद में कॉस बी एक्स प्लस सी, तो साइन की जगह पे सिर्फ हमको कॉस लिखना है, तो हमारे पास साइन पी टी था, तो ये हो गया हमारा कॉस पी टी, और इसको ब्रैकेट को कंप्लीट कर दो और इस ब्रैकेट को अगेन कंप्लीट कर दो, और इसकी लिमिट है 0 टू पाई बाई पी। तो हमारा इंटीग्रेशन हो गया सॉल्व। इंटीग्रेशन होने के बाद हमको सिर्फ क्या करना है, अभी इसमें लिमिट पुट करना है, और लिमिट किसकी है, ये लिमिट है वेरिएबल की। वेरिएबल कौन सा है टी, तो जहां पर टी है वहां पर हम लिमिट पुट कर देंगे, और जहां पर टी नहीं है तो वो टर्म हमारे लिए क्या होगी, कांस्टेंट। तो इसको हम लिखेंगे ए अपॉन, अभी देखिए इसमें से जो ये टर्म है इसमें कहीं पर भी टी नहीं है तो ये कांस्टेंट होगी, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई एस बाई पी एज इट इज, ठीक है। और अंदर जो टर्म रहेगी ये टर्म अंदर है, तो इसमें क्या करना है आपको, अपर लिमिट पुट करना है और लोअर लिमिट पुट करना है। तो पहले हम पुट करेंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट ये टर्म अभी आप छोड़ देंगे क्योंकि हमने बाहर ली है, तो अपर लिमिट में क्या करना है आपको, टी की जगह पे ये पुट करना है, तो जहां पर टी है उसको इससे रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे पहले क्या है, e टू द पावर माइनस एस टी, तो e टू द पावर माइनस एस, और t की जगह पे क्या लिखना है हमको, पाई बाय पी, इन ब्रैकेट लिखेंगे माइनस एस एज इट इज, बाद में साइन पी टी है तो साइन पी, और t की वैल्यू कितनी है, पाई बाय पी, ये हो गया। बाद में माइनस पी एज इट इज, और यहाँ पे है कॉस पी, टी कितना है, पाई बाय पी। तो ये जो है, ये जो हमने, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को मैं कंप्लीट कर देता हूँ,
तो ये जो हमने यूज किया है ये है हमारे पास अपर लिमिट। ये सभी कहाँ पे आ गए, ये आ गए हमारा अपर लिमिट में। देखिए ये टर्म मैंने कॉमन निकाली थी, अपर लिमिट कौन सी है, पाई बाई पी, तो यहाँ पे रखा मैंने e टू द पावर माइनस एस पाई बाई पी। इस ब्रैकेट के अंदर ये दो टर्म है वो भी लिखने हैं हमको, तो माइनस एस साइन पी, की के जगह पे लिखा पाई बाई पी, माइनस पी कॉस पी, इसके जगह पे लिखा पाई बाई पी, ये हो गया अपर लिमिट। सिमिलरली माइनस लोअर लिमिट आएंगी, तो लोअर लिमिट में क्या करना है, जहां पर टी है वहां पर रखना है आपको जीरो। तो पहले हो गया e टू द पावर जीरो, e टू द पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है, तो उसको छोड़ ही दो आप, क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग मतलब जो आंसर आएगा वही आएगा। ये तो ऑलरेडी हमने कॉमन निकाला था। फिर बाद में हमको जीरो यूज करना है, तो जो पहली टर्म है यहाँ पर आएगा साइन जीरो, साइन जीरो कितना होता, जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग ये जीरो हो गया, और माइनस पी इंटू दूसरे टर्म में आएगा कॉस जीरो, और कॉस जीरो कितना होता, 1। तो इसको कंप्लीट कर दो और इसको कंप्लीट कर दो। साइड में हम लिखेंगे क्या यूज किया हमने, साइन जीरो इक्वल टू जीरो और कॉस जीरो इक्वल टू 1, ये हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ टर्म को कलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए क्या बचता है, क्या कैंसिल होगा और क्या यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे a अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज, 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई एस बाई पी, ये टर्म एज इट इज, ये पूरी टर्म आ गई बाहर। और ब्रैकेट के अंदर के टर्म में देखेंगे कि हमारे पास क्या बाकी है। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है वो है e टू द पावर माइनस एस पाई बाई पी इन ब्रैकेट। यहाँ पे देखेंगे तो पी पी हो जाएगा कैंसल, और आपको मिलेगा साइन पाई, और साइन पाई क्या होता है, अगेन साइन पाई जीरो, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, ये जीरो हो गया, माइनस पी इंटू यहाँ पे क्या होगा, अगेन पी पी कैंसल, यहाँ पे बचेगा आपका कॉस पाई, कॉस पाई कितना होता, -1, तो यहाँ पर -1 आएगा, इसको कंप्लीट कर दिया मैंने, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और p इंटू 1 हो जाएगा p, तो यहाँ पर मिलेगा आपको p। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और हमने यहाँ पे जो यूज किया, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, साइन पाई इक्वल टू 0 और कॉस पाई इक्वल टू -1। तो और एक प्रॉब्लम कम हो गया थोड़ा, अभी जो भी बचे है उसको हम लिख लेंगे। सो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 2 पाई एस बाय पी। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया p, और यहाँ पर भी p है, तो इन दोनों में से मैं p को कॉमन ले सकता हूँ, तो p को मैंने कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग टर्म जो बचेंगी वो बचेंगी, यहाँ से p में से p गया तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे बचेगा e टू द पावर s पाई बाय p। ठीक, इसके बाद भी अगर आपको कुछ सॉल्व आप कर सकते हैं तो उसको हमको सॉल्व करना है। अभी इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे हम, सो दिस कैन बी रिटन एज p अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने किया था कि इस टर्म को हम इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे हम यहाँ पर भी लिखेंगे 1 माइनस e टू द पावर माइनस पाई एस बाय पी, और इसका क्या करता मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये दोनों टर्म क्या है, सेम ही है, और ये जो टर्म है वो एज इट इज 1 प्लस e टू द पावर माइनस एस पाई बाय पी। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, जो नीचे टर्म है वहां पे आप अगेन वो फार्मूला यूज कर सकते हैं जो पिछले प्रॉब्लम में हमने यूज किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या रिजल्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे क्या होगा, एक जो टर्म है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हम वो रिजल्ट यूज करेंगे, तो p अपॉन एस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और यहाँ पे ये रिजल्ट यूज करने के बाद आएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस पाई एस बाई पी, और 1 प्लस e टू द पावर माइनस पाई एस बाई पी, ये यहाँ पर आ गया। और जो सेकंड टर्म है वो कौन सी है, 1 प्लस e टू द पावर माइनस पाई एस बाई पी, एस पी बाई पी मतलब पाई एस बाई पी, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या, सॉरी तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव
पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो निगेटिव टर्म यहाँ पे सिर्फ बचेंगे। निगेटिव टर्म बचने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो हमारा आंसर रहेगा विच इज इक्वल टू p अपॉन s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 1 माइनस e टू द पावर माइनस पाई s बाय p। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ f ऑफ t। तो ये फाइनल आंसर। अब लगे तो इसको भी अगेन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि इसको हमने किया था पायस बाय ट्वाइस पी, पायस बाय ट्वाइस पी, फिर नीचे लेकर फिर उसको टैन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं करने की, क्योंकि यहाँ पे हमको प्रूव दैट का प्रॉब्लम पूछा नहीं है, हमको सिर्फ उसको सॉल्व ही करना था। तो हमको सॉल्व करना था इसलिए हमने वो सॉल्व कर दिया। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो इस टाइप से आप बाय यूजिंग दिस रिजल्ट आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो प्रॉब्लम गिवन है वो पीरियोडिक फंक्शन है। पहली बात तो पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। पीरियोडिक फंक्शन होने के बाद आपको उसका पीरियड निकालना है, जो कि कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं, क्योंकि उसका यूज है फार्मूले में, और ये फार्मूला आपको यूज करना है। और जैसे भी आपका इंटीग्रेशन का नॉलेज है उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, तो आपको फाइनल आंसर इससे डेफिनेटली मिलेगा। तो कुछ प्रॉब्लम, जनरल प्रॉब्लम आप एग्जाम पेपर में या क्वेश्चन बुक में या कहीं पर भी है तो उसको आप फाइंड करो और ट्राई करो वो सॉल्व करने का। तो जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा और उतना आपको एग्जाम में थोड़ा इजी जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन ये जो टॉपिक है आपको करना ही 100%, क्योंकि 1, 4 या 5 मार्क का प्रॉब्लम इस पे आपको मिलेगा ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।